जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो इंटरमीडिएट का है। अध्याय 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विजय सर की पाठशाला में। आपको अध्याय 4 का ये फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसको हम इंग्लिश में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को कवर किया। पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश, दूसरा चैप्टर था वैद्युत विभव, तीसरा वैद्युत धारा। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा स्थिर आवेश। अध्याय 3 तक जो पढ़ा वो स्थिर आवेश की कल्पना कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बड़ा लिखिए। यदि आवेश समान वेग से गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अर्थात कह सकते हैं त्वरण शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यदि आवेश त्वरित है अर्थात असमान वेग से गतिमान है तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश समान वेग से गतिमान है अर्थात कह सकते त्वरण शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम गतिमान आवेश। यहाँ पे आवेश गति करेगा। गति 2 तरीके से हो सकता है, एक समान वेग से और असमान वेग से। तो हम लोगों के चैप्टर में जो गतिमान आवेश है वो समान वेग से गतिमान है, तो वहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की परिकल्पना करेंगे। और यदि आवेश त्वरित है तो वह वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर को समझते हैं गतिमान आवेश क्या है। तो गतिमान आवेश तो अगर मानते हैं, अगर हमारा आवेश प्लस क्यू आवेश है, अगर वो गति कर रहा है तो आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और धारा की दिशा भी इधर ही होगी। धारा की दिशा भी इधर होगी। अगर हमारा आवेश माइनस क्यू है और ये भी क्या कर रहा है, गतिमान है, तो धारा की दिशा दोस्तों आपका उल्टा हो जाएगा। धारा की दिशा इधर होगी। इस प्रकार देख सकते हैं गतिमान आवेश, आवेश गति कर रहा है। अब ये पढ़ते हैं चुंबकत्व क्या है। चुंबकत्व क्या है? सबसे अच्छा टॉपिक आपका चुंबकत्व। चुंबकत्व के बारे में हम आपको सबसे पहले चुंबक के बारे में बताते हैं। चुंबक क्या है? जिसको हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं।
वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर, वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तथा उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरे तो उस पदार्थ को चुंबक तथा ऐसे गुण को चुंबकत्व कहते हैं। जिस पदार्थ में ये गुण आपका मिलता है उस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। क्या क्या विशेषता होनी चाहिए कि वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर ले और उसे अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक कहीं से भी लटका के छोड़ दे तो वह सदैव आकर उत्तर दक्षिण दिशा में आ ठहरे। अर्थात आपको पता होगा कि एक चुंबक हम ले रहे हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में आके ठहरता है। तो देख लेते हैं चुंबक हमारे दैनिक जीवन में बहुत से चुंबक होते हैं। तो एक चुंबक इस प्रकार का होता है, ये चुंबक, इसको हम दंड चुंबक के नाम से जानते हैं। ये घोड़े के नाल की चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, ये बटन के आकार का चुंबक। तो इसको एन एस इसका भी होता है, इसका भी एन होता है, यहाँ भी एस होता है, यहाँ एन होता है और इसी तरह एस होता है। इसको हम कहते हैं बच्चों दंड चुंबक। इसको कहते हैं नाल चुंबक, इसको कहते हैं बटन चुंबक। चुंबक बहुत तरीके से है, तो हमको अधिकतर हमारे प्रैक्टिकली में दंड चुंबक का ज्यादातर यूज हुआ है। तो चैप्टर यहाँ पे गतिमान आवेश, जो धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा हमारा धन आवेश है तो धन की तरफ, ऋण आवेश है तो धारा की उल्टा क्या हो जाती है, बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। चुंबक आपका ये होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम गतिमान आवेश तथा चुंबक जो हमारा चैप्टर है उसका हाईलाइट। अब इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जब किसी चालक में कोई धारा बहती है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड, ओस्टर्ड का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। इसकी सहायता से देखते हैं क्या हमको जानकारी मिलती है ओस्टर्ड का प्रयोग। एक बार ओस्टर्ड कहीं सेमिनार हो रहा था, वहां पे अपने छात्रों को कुछ बता रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक है, कोई चालक है, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए कि भी एक चालक तार है, यहाँ पे हम एक सेल ले लिए और यहाँ पे कुंजी लगा दीजिए। अगर इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के कारण इस चालक तार में इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र, कैसे हम जानकारी लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है कि नहीं है? तो इसके लिए हम एक कंपास सुई या दिक् सूचक सुई का प्रयोग करते हैं, जो इस तरीके से होता है। ये सिरा आपका उत्तरी होता है और ये सिरा दक्षिणी होता है। अगर कंपास सुई को कहीं पर ले जा रहे हैं, अगर वो उत्तर दक्षिण दिशा में है तो समझ लीजिए चुंबक का कोई क्षेत्र नहीं है। अगर इस सुई हिल गई, विक्षेपित हो गई, इसका मतलब वहां पे चुंबक का कहीं न कहीं प्रभाव है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना के लिए हम चुंबकीय सुई, इसका नाम है चुंबकीय सुई, या कहते हैं दिक् सूचक सुई, दिक् सूचक सुई, या कह सकते हैं कंपास। इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना कर सकते हैं बच्चों। तो ओस्टन ने 1820 ईस्वी में किसी सेमिनार में लेक्चर दे रहे थे, वहां पे उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट करके, जब वहां लेक्चर समाप्त हुआ तो वहां से आकर करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वास्तव में कहीं भी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट 1, इसमें उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया जिसमें हम मान सकते हैं AB एक चालक तार है, और इस चालक तार को एक सेल से और एक कुंजी से जोड़ दिया। ये हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इसे हम कुंजी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने क्या किया, यही चालक तार ही लिया, केवल बैटरी के टर्मिनल को उसने उल्टा कर दिया, इसको ऋण कर दिया, इसको धन कर दिया, यहां कुंजी लगाया हुआ। और नॉर्मल जो हमारा है, ये तार है और यहाँ पे कुंजी है, सेल है, और ये भी तार है। बच्चों, जब कुंजी को बंद करते हैं तब चालक तार में धारा बहने लगती है। हम यहाँ पे जब कुंजी बंद नहीं किए, ठीक है, अर्थात इस चालक में जब कोई धारा नहीं है, तो ये जो कंपास सुई है, यहाँ पे कंपास सुई लगा दे रहे हैं, तो ये कंपास सुई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तस का तस है। जब एक्सपेरिमेंट दिया, जब कुंजी को बंद किया तो तुरंत धारा जो है, आपको पता है कि बाहर जो धारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक की तरफ और अंदर जो होती है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ बहती है। तो जैसे यहाँ धारा बही, तो यहाँ पे कंपास सुई लगा के उसने देखा कि ये सुई क्या हो गई, हिल गई, विक्षेपित हो गई, इस तरीके से विक्षेपित हो गई, या ऐसे कह सकते हैं विक्षेपित हो गई। ये इधर हिल गई, ये ऐसे हो गई, ये आपका यह इधर हो गया, ये इधर हो गया। देखिए, फिर उसने क्या किया, इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे धन है,
यहाँ पे माइनस है, तो उन्होंने क्या किया, माइनस वाले को इधर और प्लस वाले को उधर कर दिया। तो ये माइनस ये प्लस, तब देखा कुंजी को बंद किया, अब धारा इधर से इधर बहेगी, तो जो चुंबकीय सुई थी वो भी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई, ये नॉर्थ हो गई, साउथ हो गया। तो इसका देख ये निष्कर्ष निकाला, ओस्टर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब कहीं कोई चालक है, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जैसा कि उसने 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। यहाँ पे देख सकते हैं, जब कुंजी को बंद किया, धारा प्रवाहित हुई, तो यहाँ चुंबकीय सुई लगाया तो देखा कि चुंबकीय सुई हिल रही। जब भी चुंबकीय सुई हिलेगी कहीं से भी, तो समझ जाइएगा कि वहां पे चुंबक का प्रभाव है, चुंबक का वहां तक का प्रभाव है, तो अर्थात वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और उसने जब टर्मिनल को चेंज करके देखा, सुई उल्टा घूम गई, इसका मतलब और भी मजबूत हो गया कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एक परिभाषा दे सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, FIELD। चुंबकीय क्षेत्र क्या, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कंपास सुई लाने पर अगर वो विक्षेपित हो जाती है तो हम वहां तक के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिख सकते हैं परिभाषा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दिक्सूचक सुई लाने पर, दिक्सूचक सुई लाने पर वह एक बल आघूर्ण की वह एक बल आघूर्ण सुई लाने पर वह एक बल आघूर्ण की कल्पना करे, या उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है, कह सकते हैं। सुई लाने पर वह, हटा दीजिए इसको, लाने पर दिक्सूचक सुई लाने पर विक्षेपित हो जाती है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं।
तो ये चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम चुंबकीय बल रेखाओं का यूज करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जिस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं। अगर हम एक चुंबक लेते हैं जिसके दो पोल है N और S है, तो इससे उत्तरी ध्रुव से बल रेखा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक के बाहर बल रेखा N से S की तरफ, और चुंबक के अंदर देख सकते हैं N से S की तरफ। चुंबक के अंदर बल रेखाएं S के N की तरफ होती है, यहां से यहां दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। यही है चुंबकीय बल रेखाएं। इसी के आधार पर जब वोस्टन ने बता दिया किसी चालक में अगर धारा फ्लो होती है तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी के आधार पर एक परिभाषा पूछी जाती है परीक्षा में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो मैं लिख रहा हूं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दोस्तों, ये तो पता चल गया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव तो उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी कैलकुलेशन किसी को पता नहीं था। तो बाद में दो साइंटिस्ट जिनको हम बायो-सेवर्ट के नाम से जानते हैं, बायो-सेवर्ट ने बताया कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वो चालक छोटा सा है तो हम उस चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गणना कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो श्रेय जाता है बायो-सेवर्ट का, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में मदद किया था। और ये नियम जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार ये पूछा जा चुका है, हर साल पूछा जाता है। बायो-सेवर्ट का नियम वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको हम कर दे रहे हैं।
परीक्षा में जाते समय इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। इन्होंने कहा, बायोसेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि अगर कोई चालक है, माना कि ये भी एक चालक है जिसकी लंबाई हम यल मान ले रहे हैं, ठीक, और इस चालक का एक छोटा सा कोई अवयव ले लिया जाए, तो इस चालक का छोटा सा अवयव मान लीजिए डेल्टा है, जिसको हम P और Q से मान लें। एक छोटा सा खंड PQ है जिसे हम डेल्टा एल से प्रदर्शित किए। अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु N है, इस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो या तो हम इस साइड में ले या तो इस साइड में ले, इधर भी दूरी ले सकते हैं, इधर मान लीजिए NS कर दीजिए, ठीक। इधर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होता है, तो इसकी दिशा यहाँ क्रॉस दिखाएंगे, इधर इसकी दिशा डॉट द्वारा दिखाएंगे। बाद में हम बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहाँ पे क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है, कहाँ पे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसके आगे वाले टॉपिक में हम बताएंगे। फिलहाल हम बायोसेवर्ट का नियम पढ़ रहे हैं। बायोसेवर्ट ने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अब चूंकि छोटा सा अवयव है तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है चालक में बहने वाली धारा, और इसमें धारा I बह रही है, चालक खंड की समानुपाती, और ये जो कोण बन रहा है चालक खंड और उस बिंदु की दूरी जहां पे तीव्रता ज्ञात करें उनके बीच, यानी ज्या के समानुपाती, लेकिन दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती हो रहा था। चारों को मिलाने पर चारों को मिला दिया जाए तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, डेल्टा बी बराबर यहाँ पे K I डेल्टा एल साइन थीटा बटे R स्क्वायर, जहां के एक समानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा इसका जो मान आता है K का, वो आता है 10 पे घाते -7, और यही मान जो एक नियतांक वैल्यू होती है जिसको हम म्यू नॉट बटे 4 पाई कहते हैं, यही मान इसके बराबर होता है 10 पे घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, K की जगह डेल्टा बी, K की जगह I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे R स्क्वायर, डेल्टा बी इसकी जगह पे 10 पे घाते -7 I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे R स्क्वायर, R डेल्टा बी इक्वल टू, इसकी जगह पे हम एक नियतांक रख दे रहे हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। इसको भेज दीजिए बच्चों, यही है, इसी को हम बायोसेवर्ट नियम कहते हैं। इसी को बायोसेवर्ट नियम कहा जाता है। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से 100% श्योर कह सकते हैं, 100% आने की संभावना रहती है। इसको कुछ नहीं है, आप एक चालक तार बना लीजिएगा, इसकी लंबाई टोटल एल मान लीजिएगा, इसका एक छोटा सा भाग PQ ले करके इसके याद दूरी पे एक बिंदु कोई ले लीजिएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, ये बराबर जो होता है धारा डेल्टा एल साइन थीटा और R स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। फिर इनको मिला करके हम लिख सकते, जहाँ म्यू नॉट
म्यू नॉट निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, इसको म्यू नॉट को हम कहते हैं वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। दोस्तों, जो हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत इजी तरीके से इसमें सारी चीज़ों को रखी गई है। एक बार अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार सीरियसली इसको टेकअप करिए, समझिए, एक बार लिखिए, एक बार पढ़िए, फिर दोबारा लिखिए, आपको ये सारा चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए हम वीडियो को इसी के समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।